हेलो एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोइंग कंसर्न के हवाले से। आज हम पढ़ने वाले हैं आइज़ा 517। ठीक है जी। बहुत ही सिंपल है अगर आप सही तरीके से इसको समझें। ठीक है जी, तो आइए चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि गोइंग कंसर्न क्या होता है, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में कि जो भी आगे इसके ऑडिटर के हवाले से जो भी हम बात करने वाले हैं तो आपको इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है जी, तो गोइंग कंसर्न की डेफिनेशन देखते हैं जी। गोइंग कंसर्न इज द अजम्पशन द एंटिटी विल कंटिन्यू इन ऑपरेशनल एग्जिस्टेंस फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर। गोइंग कंसर्न बेसिकली डिफाइन की जाती है एक अजम्पशन जो कि ऐसी है कि भाई जो एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज है, ठीक है जी, ये कंटिन्यू रहेगी अपने ऑपरेशनल जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर। फॉरसीएबल फ्यूचर का मतलब ये है कि जी मींस एटलीस्ट एक साल तक जो है वो एग्जिस्टेंस में रहेगी, अपने ऑपरेशनल एग्जिस्टेंस में रहेगी। ठीक है जी, मतलब उसके ऊपर कोई खतरा जो है वो नहीं मंडला रहा है कंपनी के ऊपर, एंटिटी के ऊपर। ठीक है जी, तो वो पर्टिकुलर एंटिटी के हवाले से जो है वो गोइंग कंसर्न ये होना चाहिए कि भाई जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो भाई ये होना चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी गोइंग कंसर्न है, यानी कि ये कंपनी जो है वो एक साल तक जो है वो सही तलामत जो है वो ऑपरेशनल एग्जिस्टेंस में जो है वो रहेगी। ठीक है जी, सिग्निफिकेंस हम इसकी मालूम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। whether or not a company can be classed as a going concern affects how its financial statement are prepared। अगर कंपनी यानी कि whether or not a company can be classed as a going concern, अगर कंपनी जो है वो कहलाई जाती है गोइंग कंसर्न, तो उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो है वो लाजमी जो है वो होना चाहिए। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी हिसाब से जो है बननी चाहिए। अगर कंपनी गोइंग कंसर्न है, अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं, तो उस हिसाब से उसका इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो है वो होना चाहिए, नजर आना चाहिए। ठीक है जी, तो अब क्या है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजली प्रिपेयर ऑन द बेसिस दैट द रिपोर्टिंग एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एंटिटी की बने तो ये चीज़ मद्देनजर होनी चाहिए कि भाई वो जो चीज़ है पर्टिकुलर यानी कि गोइंग कंसर्न वगैरह, उसकी बेसिस पे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। जो कि आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करें तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ही है, जिसके पैरा 25 में जो है वो लिखा है कि एन एंटिटी शुड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। यानी कि कंपनी को, एंटिटी को ये पता होना चाहिए कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम एक साल का जो फॉरसीबल फ्यूचर के अंदर, यानी कि हमारी कंपनी एक साल तक जो है वो चलने के काबिल है या नहीं है, कोई खतरा तो नहीं मंडला, तो उस हिसाब से जो है कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर होनी चाहिए। अब कह सकते हैं आप कि भाई अगर कंपनी जो है वो, मैं कहता हूँ जी कि कंपनी बोलती है कि हम जो है वो गोइंग कंसर्न है, तो भाई उस हिसाब से जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर कर लिए जाएंगे कि हाँ भाई कंपनी जो है वो, एंटिटी जो है वो एक साल तक जो है वो फॉरसीबल फ्यूचर के अंदर, यानी एक साल तक जो है वो कंपनी एक अपने ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा, अपने ऑपरेशन को, और चलती रहेगी कंपनी। कोई ज़्यादातर खतरा वगैरह जो है कंपनी के ऊपर जो है वो नहीं मंडला रहा है। ठीक है जी, उसको हम देखेंगे खतरात कौन से हो सकते हैं, जो हम जब डिटेल में जिसको पढ़ेंगे तो हमको सब पता चलेगा कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से खतरात कंपनी को देखेंगे, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस तरीके से सारी चीज़ें देखेंगे कि कंपनी अगर एंटिटी के हवाले से कि एंटिटी किस सूरत में जो है वो गोइंग कंसर्न होगी, किस सूरत में नहीं होगी, तो वो सब आगे पढ़ेंगे। अभी हम बिल्कुल आप समझे कि कॉन्सेप्ट एक बेस बना रहे हैं अपनी। ठीक है जी, तो इसके अंदर अगर मैं कहता हूँ कि कंपनी जी गोइंग कंसर्न बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो वेल एंड गुड भाई, बहुत अच्छे। और एक कंपनी की जो है अजम्पशन भी यही होनी चाहिए कि हम जो है वो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैंने आपको बता दिया उसकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से। ठीक है, अगर जब तक क्या कह सकते हैं कि अनलेस अगर कोई कंपनी है जो कि कोई एंटिटी है जो कि जो है वो लिक्विडेट हो रही है, या आप कह सकते हैं वो अपने कारोबार को जो है वो सीज कर रही है, ट्रेडिंग को जो है सीज कर रही है, या डायरेक्टर के पास कोई दूसरा रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है कि भाई वो कंपनी को जो है वो बंद करें, अगर कोई लेट से कि कोई उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं है, बस उसके पास यही ऑप्शन है कि भाई वो अपनी कार एंटिटी को बंद करे और अपनी ट्रेडिंग को जो है वो सीज कर दे, तो उस सूरत में जब कंपनी जो है वो ये देखेगी कि हम जो है वो अपने कारोबार को बंद कर रहे हैं और लिक्विडेट होने वाले हैं, मतलब कि उसका जो फॉरसीबल फ्यूचर है वो सही नहीं है, ठीक है जी, तो कंटिन्यू नहीं कर पाएगी वो ऑपरेशनल एग्जिस्टेंस को, तब उस बेसिस पे जो है वो एक असम्पशन ये होगी कि भाई कंपनी जो है वो अगर सीज कर रही है ट्रेडिंग अपनी या लिक्विडेट कर रही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाएगा ब्रेकअप बेसिस पे, यानी कि अलग अलग तोड़ के हिसाब से बनाया जाएगा। ठीक है जी, एक साथ जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं बना सकते, ब्रेकअप बेसिस पे जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बनेगी। इसकी वजह क्या है बनाने की, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखें भाई, यहाँ पे लिखा है एसेट्स आर रिकॉर्डेड लाइकली सेल्स वैल्यू। ठीक है,
यानी कि जो एसेट्स हैं वो सेल्स वैल्यू पे जो है वो रिकॉर्ड होंगे अगर के कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो रही है नहीं हो रही, ठीक है जी, लिक्विडेट हो रही है इस सिनेरियो में, ठीक है जी। लेट्स से कि भाई कोई भी अपना कंपनी है जिसके पास जो है वो ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने ट्रक्स वगैरह तो ख़रीदे हुए होंगे ना, ठीक है। तो कंपनी ने जो है वो लेट्स से कि 7-8 साल पहले जो है वो ट्रक्स वगैरह ख़रीदे थे। एक ट्रक की मालियत थी लेट्स से आप कह सकते हैं कि जी 40 लाख रुपए एक ट्रक की जो है वो मालियत थी। अब लेट्स से कि उसको 8 साल हो गए हैं, सही है। अब जब 8 साल हो गए हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू होगी जब वो कंपनी जब लिक्विडेट हो रही है तो ऑब्वियसली उसको जो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो उसकी रिकॉर्ड कर रही है वैल्यू वो 40 लाख तो नहीं कर रही होगी क्योंकि 40 लाख के तो उसने पहले खरीदी थी, ठीक है जी। तो अब वो कंपनी लेट से कि भाई 20 लाख रुपए की जो है वो रिकॉर्ड कर रही होगी, लेकिन 20 लाख रुपए की किस सूरत में रिकॉर्ड कर रही होगी, क्योंकि कंपनी के काम आ रही है वो पर्टिकुलर गाड़ी। कंपनी जो है वो उससे जो है वो तरह तरह की जगह पे जो है अपना माल वगैरह ट्रांसपोर्ट करा रही है। लेकिन अगर आप बात करें कि कंपनी उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए को लगा रही है, हालांकि मार्केट में अगर आप सेल की वैल्यू के मालूम करने जाएंगे तो उसकी वैल्यू आज के हिसाब से 10 लाख रुपए है, ठीक है जी। कंपनी उसको 20 लाख रुपए रिकॉर्ड करती आ रही है, क्योंकि 20 लाख रुपए क्यों रिकॉर्ड करती आ रही है, इसी वजह से कि वो कंपनी के जो है वो काम आ रही है वो इस पर्टिकुलर जो गाड़ी है। तो यहाँ पे एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट लाइकली सेल्स वैल्यू। तो जब ये अजम्पशन लिया जाएगा कि कंपनी जो है लिक्विडेट हो रही है, सीज ट्रेडिंग कर रही है, तो कंपनी तो भाई जब कंपनी देख रही थी कि हम गोइंग कंसर्न बेसिस पे हैं, यानी कि हम जो है वो 1 साल तक जो है वो रहेंगे, तो कंपनी उस पर्टिकुलर ट्रक को जो भी उसकी आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी उसने जो है वो व्हीकल इस्तेमाल की थी, तो वो 20 लाख रुपए जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि वो कंपनी के काम आ रही थी, ठीक है जी। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में उसका इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अगर हम उसको सेल वैल्यू पे लगाएं तो उस हिसाब से मार्केट वैल्यू में अगर सेल करने जाएं तो उसको उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो 10 लाख रुपए का जो है यहाँ पर मसला आ रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपने ब्रेकअप बेसिस पे बनानी है और आपने जो है वो जितने भी एसेट्स वगैरह रिकॉर्ड करने हैं सेल्स वैल्यू के ऊपर, ठीक है जी। होप कि आपको एग्जांपल जो है सही तरीके से समझ में आई होगी। इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स का भी यही है कि भाई आर लाइकली टू रिक्वायर मोर प्रोविजंस, सही है। यानी कि भाई आप कह सकते हैं कि जैसे कि इन्वेंट्री की बात करें, आप देखते हैं कि कोई भी कारोबार बंद हो रहा होता है तो इन्वेंट्री के जो है वो दाम नहीं मिलते। यानी कि अब मतलब कि आप कह सकते हैं कि भाई कोई भी कारोबार ख़त्म होता है तो इन्वेंट्री जो है वो कभी ऐसा होता है कि लॉस में बिकती है, कभी ऐसा होता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट बिक जाती है, प्रॉफिट बहुत कम देखने को मिलता है। तो इन्वेंट्री भी जो है वो हम उस हिसाब से जो है वो रिकॉर्ड करेंगे इसके अंदर जबकि कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो रही होगी, ठीक है जी। उसके बाद रिसीवेबल्स वगैरह का भी है। अगर कोई किसी ने कंपनी जो है वो रिसीवेबल्स लेने हैं किसी से तो उसको पता चल जाएगा, अगर गोइंग कंसर्न है तो हो सकता है कि वो भाई रिसीवेबल्स ना मिले, वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है जी। एडिशनल लायबिलिटीज अराइज हो जाएंगी, जैसे कि आपको पता है रिडंडेंसी कॉस्ट कह सकते हैं आपके भाई जब भी जॉब्स वगैरह एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयज़ के पास नहीं होती तो एम्प्लॉयर का ये जो ये चीज़ होती है कि वो जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिडंडेंसी कॉस्ट जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है जी। द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग डाउन फैसिलिटीज़, जो इतनी भी कॉस्ट आ रही है कि इसको बंद करना है, इसको माल को बेचना है, यहाँ से इसको आगे पीछे करना है, तो उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना है, जो भी चीज़ें हैं या नहीं है जो भी इसके अंदर, तो बहुत सारी जो है वो कॉस्ट वगैरह भी इसमें आती हैं, ठीक है जी। तो एडिशनल लायबिलिटीज़ भी जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया गोइंग कंसर्न का, ठीक है जी। तो अब हम पढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, ठीक। अच्छा भाई, तो यहाँ पर हम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गोइंग कंसर्न के हवाले से। आईजा 570 हम पढ़े हैं, तो आईजा 570 कहता है कि जी गोइंग कंसर्न स्टेट्स दैट द ऑडिटर नीड्स टू कंसिडर द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। यानी कि गोइंग कंसर्न जो है वो ये बताता है, स्टेट करता है कि जो ऑडिटर है उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनी हुई है वो एप्रोप्रिएट बेसिस पे जो है वो एंटिटी ने जो है वो प्रिपेयर की है, मैनेजमेंट ने जो है वो प्रिपेयर की है, ठीक है जी। तो अब इसके हवाले से जो है वो 3 जो है आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है इसमें आईजा 570 में बताइए। सबसे पहले तो ये है कि भाई अगर कंपनी जो है अगर एंटिटी जो है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे है तो यूज़ कर रही है गोइंग कंसर्न बेसिस, तो ऑडिटर को चाहिए कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस जो है वो इकट्ठा करे जो कि बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो, ठीक है जी, सही हो। उसके बाद वेयर देयर आर मटेरियल अनसर्टेनिटीज, अगर कहीं पे मटेरियल अनसर्टेनिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं तो उसको चाहिए कि भाई ऑडिटर को कि इंश्योर कराए डायरेक्टर्स को मैनेजमेंट के, ताकि वो जो है वो सही तरीके से जो है वो पर्टिकुलर सफिशिएंट डिस्क्लोजर जो है वो दे सकें पर्टिकुलर मैटर्स का नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है जी। तीसरा ये है कि भाई अगर ऑडिटर जो है वो
ऑडिटर को ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए, जो भी इम्प्लीकेशन वगैरह हैं, जो भी सारी चीज़ें ऑडिटर जो है रख के चल रहा है, उसको अपने दिमाग में, माइंड में जो है वो सब चीज़ें लेके चलनी चाहिए। और फॉर देयर ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट वो प्रिपेयर करने वाला है, उस हवाले से कि जो भी सारी सर्कमस्टांसेस वगैरह हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटीज़ हैं, और जितनी भी सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई भी इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, तो ऑडिटर को इंश्योर करना है कि भाई डायरेक्टर को सारे सबको जो है वो सही तरीके से जो है वो आगाह कर दे और सब चीज़ें जो है उनको बता दे कि भाई डिस्क्लोजर जो है वो चाहिए। अगर कोई दूसरी चीज़ें चल रही हैं तो उसको भी कंसिडर करनी चाहिए। इम्प्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि आप अपने माइंड में जो है उसको लेकर चलना चाहिए कि सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से हों, और फिर उस हिसाब से जो है वो अपनी रिपोर्ट को जो है वो ऑडिट रिपोर्ट को जो है वो बनाए। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दी ऑडिटर की। ठीक है जी। तो भाई इस तरीके से जो है ये सारे इंडिकेटर्स आपके सामने हैं, इंडिकेटर्स ऑफ गोइंग कंसर्न के प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, के गोइंग कंसर्न किस तरीके से आइडेंटिफाई होगा, इंडिकेट होगा। ठीक है जी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ भाई गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम्स जो है एंटिटी के अंदर मौजूद हैं। ये चलिए इसको देखते हैं जी। टिपिकल इंडिकेटर एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम्स इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहले ये नेट करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि जो आप कह सकते हैं नेट लाइबिलिटीज़ हैं ओवरऑल। ठीक है, इंडिकेट क्या करती हैं कि भाई कंपनी जो है वो सही तरीके से जो है अपने कर्जे नहीं उतार पा रही, उसको नहीं जो है वो दे पा रही। ठीक है जी, जो कि ड्यू है उसके ऊपर सबसे पहले तो मसला ये आता है, ये आप देखेंगे। और एक ऑडिटर जो है वो इन सब चीज़ों को जो है मद्देनजर रखता है। जितने सारे ये इंडिकेटर्स हैं ना जो मैं अभी बताने वाला हूँ, आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस तरीके से पता चलता है कंपनी को क्या है कि कंपनी गोइंग कंसर्न बेसिस पर है या नहीं है। ठीक है जी। दूसरा है जी बोरोइंग फैसिलिटीज नॉट एग्रीड और क्लोज टू एक्सपायरी ऑफ करंट अरेंजमेंट, यानी कि लैक ऑफ एक्सेस है, कंपनी के पास कैश नहीं है और बहुत डिफिकल्टी हो रही है कंपनी को कि अपनी डे टू डे ऑपरेटिंग साइकिल और को मैनेज कर पाए। ठीक है जी, लैक ऑफ कैश है इसके पास। ठीक है, एक्सेस नहीं है कैश तक। डिफॉल्टेड लोन एग्रीमेंट्स आप कह सकते हैं, लोन्स नॉर्मली बिकम रिपेबल ऑन डिफॉल्ट, कंपनी में फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिपे लोन, वही ऊपर वाली बात हो गई इसके अंदर भी। ठीक है जी। अनप्लान सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स, यानी कि इंडिकेट करता है कि भाई एबिलिटी है कंपनी की जो जनरेट करने की जो सलाहियत है कंपनी की फ्रॉम अदर मीन्स, दूसरी तरीके से। एंड एज नॉन करंट एसेट्स जनरेट इनकम, जैसे कि नॉन करंट एसेट्स जनरेट करनी इनकम की तो वो डिक्लाइन हो रही है जो इनकम वगैरह है, तो प्रॉफिट भी, जब आपको पता है कि इनकम डिक्लाइन हो रही है तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट है उस पर भी असर पड़ रहा है। ठीक है जी। मिसिंग टैक्स पेमेंट कह सकते हैं आप, रिजल्ट इन फाइन नो पेनल्टी हो रही है कंपनी को, कंपनी जो है डिफॉल्टर है, कंपनी अपना टैक्स जो है टाइम पे नहीं पे कर रही कंपनी। नॉर्मली प्रायोरिटाइज टैक्स पेमेंट इंडिकेटिंग लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि कंपनी के पास जो है वो रोजमर्रा के इस्तेमाल में जो कैपिटल रिक्वायर होता है कंपनी के पास वो नहीं है, तो टैक्स कहाँ से पे कर रही है कंपनी जो है वो टैक्स नहीं पे कर पा रही है अपना। फेलियर टू पे स्टाफ्स, मतलब आए दिन आप देख रहे हैं कि भाई बाहर धरने वगैरह हो रहे हैं स्टाफ के कि भाई हमारे पैसे दो, हमें पैसे दो, और कंपनी जो है वो सैलरियाँ खाई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिकेट करती हैं कि एक कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम्स में जो है वो जकड़ी हुई है। ठीक है जी। नेगेटिव कैश फ्लोस कंपनी के इंडिकेट करते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर दी कंपनी ने, मतलब सही तरीके से प्लानिंग वगैरह नहीं चल रही है, सब चीज़ ट्रेडिंग जो है वो आप से बाहर निकल रही है। ठीक है जी। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स, यानी कि जो आपने सप्लायर्स से जो क्रेडिट वगैरह लिए, आप सप्लायर से जो है वो क्रेडिट नहीं ले पा रहे हो, ये सजेस्ट करता है कि फेलियर टू पे सप्लायर्स, क्योंकि आपने पहले जो है वो सही तरीके से जो है वो नहीं, आपके पैसा नहीं है, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने पहले सप्लायर को टाइम पे नहीं किया तो आपको अब क्रेडिट नहीं दे रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। मेजर टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ रही है, जो कि आप जो है वो खुद से जो है अपनी इन्वेंट्री को जो है वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो सारी आपकी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ गई है। ठीक है जी। लीगल क्लेम्स आपके कोई भी चल रहे हैं, लेट्स से कोर्ट वगैरह में आपकी कंपनी के ऊपर केस वगैरह चल रहा है, तो सक्सेसफुल लीगल क्लेम्स में रिजल्ट सिग्निफिकेंट कैश पेमेंट्स, जो आपको जाहिर सी बात है अगर आप किसी भी लेट्स से कि कोई भी आपका कोई केस वगैरह चल रहा है तो उस पर भी आपको जो है बहुत सारे जो है वो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई ज़्यादा कैपिटल इसके अंदर जो है वो रिक्वायर्ड होता है, तो इससे कंपनी के जो है प्रॉफिट पे भी एक असर पड़ता है। ठीक है जी। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई आप लीगल वगैरह क्लेम आपके ऊपर चल रहा होता है तो आप वो भी हार जाते हो। ठीक है जी। तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे जो है ये सारी चीज़ें मंडला रही होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी, ये तो आपका जो है वो मेजर आप कह सकते हैं कि जो आपका की स्टाफ होता है, ठीक है जी, वो गायब हो जाए बिल्कुल। इसी तरीके से अगर कोई मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा जो आपको मतलब आप एक्सपीरियंस बंदे हो सकते हैं आपकी कंपनी के अंदर, जो कि आपकी कंपनी आपकी एंटिटी को जो है वो बेहद प्रॉफिटेबल बना रहे थे, और अब आप जो है वो कंपनी जो आपका की स्टाफ है वो सब जो है वो चला गया, तो जाहिर सी बात है आपकी जो ओवरऑल रिजल्ट होगा इनएबिलिटी टू ट्रेड जो है वो ज़रूरी जो है वो नज़र आएगा आपको।
ओवर रिलायंस कर दी आपने स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर या स्मॉल नंबर ऑफ स्टाफ के ऊपर, सप्लायर्स या कस्टमर्स वगैरह, तो इसमें जो है वो लॉस में रिजल्ट इन एबिलिटी टू ट्रेड। और सही बात है कि कहाँ से आप जब छोटी छोटी चीज़ों पे आप जो है रिलायंस करोगे तो ऑब्वियसली आप जो है वो लॉस में जाओगे। ठीक है जी, आपके पास कोई बैकअप नहीं है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, जो भी इंडिकेटर्स वगैरह थे जो कि बताते हैं कि कंपनी को इन कंसर्न्स प्रॉब्लम में जो है वो जकड़ी हुई है। ठीक है जी, तो अब हम देखने वाले हैं डिस्क्लोजर्स। अच्छा भाई, डिस्क्लोजर्स आपके सामने आ गए। डिस्क्लोजर्स को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑडिट प्रोसीजर्स जो है वो ऑडिटर किस तरीके से परफॉर्म करेगा अगर उसको ये सारे डाउट मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह मिलते हैं और कि भाई गोइंग कंसर्न से रिलेटेड। सही है जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको 4-5-6 जो है वो की पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि डिफरेंट सिचुएशन में जो है वो काम आ सकते हैं। कह सकते हैं आपके भाई कैश फ्लो वगैरह जो है वो एनालाइज करेगा, डिस्कस करेगा, वो प्रॉफिट वगैरह देखेगा और अदर रिलेवेंट फोरकास्ट वगैरह मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा। ठीक है जी, ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाने के अंदर इस आप गोइंग कंसर्न को मालूम करेगा सब चीज़ करने के अंदर। ठीक है जी, एनालाइज कर सकता है, डिस्कस कर सकता है एंटिटीज़ के लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद आप कह सकते हैं जी रिव्यू कर सकता है जो कि टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स और लोन एग्रीमेंट्स वगैरह जो है उसने जो कंपनी ने किए हैं और डिटरमाइन करेगा कि वेदर एनी हैव बीन ब्रीच्ड। ठीक है जी, उसके बाद आप कह सकते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है शेयर होल्डर्स की जो है वो सुन सकता है वो। ठीक है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो रेफरेंस वगैरह है फाइनेंसिंग डिफिकल्टीज में आ रही हैं उसको जान सकता है। इंक्वायरी कर सकता है एंटिटी के लॉयर के साथ कि भाई कोई ऐसा पर्टिकुलर केस तो नहीं चल रहा है जो कि गोइंग कंसर्न बन सकता है, उसकी क्या नौयत है, अभी क्या उसकी पोजीशन है उस पर्टिकुलर केस की अगर कोई चल रहा है तो। ठीक है जी, कंफर्म करेगा एग्जिस्टेंस लीगैलिटी एंड इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट टू प्रोवाइड और मेंटेन फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है जी, थर्ड पार्टी से मालूम कर सकता है वो सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि जी रिव्यू करेगा इवेंट्स को आफ्टर द पीरियड एंड टू आइडेंटिफाई दोज दैट ईदर मिटिगेट और अदरवाइज अफेक्ट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। रिव्यू करेगा कस्टमर्स से जो है वो एविडेंस हासिल करेगा कि भाई कोई आपका डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, सप्लायर से बात करेगा कि भाई आप कोई ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने जो है वो आपके पैसे वगैरह खाए हुए हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो बैंक वगैरह से इंडिकेट करेगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जितने भी मैनेजमेंट के जो है अकाउंट्स वगैरह एंटिटी के अकाउंट्स वगैरह हैं वो ओवरड्राफ्ट में चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक पूरा ऑडिट प्रोसीजर के तहत जो है जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है उसको ऊपर जो इंडिकेटर्स मिलेंगे उस हिसाब से जो है वो अपने ऑडिट प्रोसीजर जो है वो लगाएगा। ठीक है जी, इसमें जो 3-4 इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो रीड करेगा। ठीक है जी, उसके और कस्टमर्स वगैरह से मिल सकता है वो, लॉयर्स वगैरह की सिचुएशन देख सकते हैं। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये होता है कि गोइंग कंसर्न के अंदर कोई केस चल रहा होता है कंपनी के अंदर, कंपनी के ऊपर। ठीक है जी, और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो कर लेगा, साथ में जो है वो सप्लायर्स वगैरह और कस्टमर्स वगैरह से जो है वो रब्ता कर लेगा। तो ये सारे जो है वो की इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो कि ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है। इन सारे डाउट को जो है वो अगर ये सारे डाउट होते हैं तो ओवर गोइंग कंसर्न। तो जी अब हम डिस्क्लोजर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या है कि वेयर देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द फ्यूचर ऑफ अ कंपनी द डायरेक्टर्स शुड इंक्लूड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर डायरेक्टर्स को लग रहा है कि भाई कंपनी के ऊपर कोई गोइंग कंसर्न का डाउट है, कोई सिग्निफिकेंट डाउट है कंपनी के फ्यूचर पे, तो डायरेक्टर को ये चीज़ को इंश्योर करना है कि वो डिस्क्लोजर ज़रूर इंक्लूड करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और एक्सप्लेन करे कि क्या नेचर है उस पर्टिकुलर डाउट का, उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस का। ठीक है जी, कोई सर्कमस्टांसेस हैं सराउंडिंग द डाउट्स वो सब मेंशन करें। ठीक है जी, और जो पॉसिबल इफेक्ट है कंपनी के ऊपर कि उनका इफेक्ट, उस पर्टिकुलर गोइंग कंसर्न का इफेक्ट कंपनी भी क्या आने वाला है, तो वो सब चीज़ें भी जो है वो साथ में डिस्कस करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर के लिए कि वो एटलीस्ट डिस्क्लोजर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो ये सब चीज़ें जो है वो मेंशन करें। ठीक है जी, जिसमें 3 चीज़ें जो है वो अहम है। एक नेचर है उस पर्टिकुलर डाउट का, एक आप कह सकते हैं जो सर्कमस्टांसेस है सराउंडिंग द डाउट्स, क्या उसके मंडला रहे हैं उस पर्टिकुलर गोइंग कंसर्न के ऊपर। ठीक है जी, पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा कंपनी के ऊपर, ये सब चीज़ें जो है उसने इंश्योर करनी है, डिस्क्लोज करे। ठीक है, अगर भाई डायरेक्टर्स जो है वो अनेबल टू एसेस, यानी कि डायरेक्टर्स जो है वो ये नहीं कर पाते हैं जो गोइंग कंसर्न बेसिस है उसको एसेस नहीं कर पाते इन द यूजुअल वे जो बताया गया है कि 1 साल तक करना है, यानी कि लेस देन 1 ईयर और बियॉन्ड द डेट, तो जिन पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो साइन किया उन्होंने, तो इस फैक्ट को जो है वो डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर ऑन अ बेसिस अदर देन द गोइंग कंसर्न बेसिस द बेसिस यूज्ड शुड बी डिस्क्लोज, यानी कि जो कंपनी
भाई अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं कुछ ऐसे बेसिस पर जो कि अदर देन द गोइंग कंसर्न बेसिस हो, यानी कि गोइंग कंसर्न बेसिस के अलावा अगर कोई बेसिस पे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है तो उसका डिस्क्लोजर लाजमी, उन बेसिस का डिस्क्लोजर जो है वो लाजमी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो मौजूद होना चाहिए। तो जी ये था आज की वीडियो गोइंग कंसर्न के हवाले से, मैंने आपको जो है वो बिल्कुल एग्जांपल के थ्रू समझाया। सही है जी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।